मुख्य रूप से 5 जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद ये है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर, चौथा है थर्मोस्फियर और पांचवा है एक्सोस्फियर। मंडल की सबसे निचली सतह होती है। निचली सतह का अर्थ ये है कि पृथ्वी के धरातल के से सटी हुई जो परत होती है वो हमारी होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है, कहने का अर्थ जो इसका विस्तार है पृथ्वी की सतह से लेकर के ऊपर तक, वो इसका एक कांस्टेंट है, इसकी मोटाई नहीं है, बल्कि इसकी पोल पे जो है इसकी मोटाई कम है और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर इसकी मोटाई इस परत की ज्यादा है। ये जो है ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ऊंचाई बढ़ती जाए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसका रीजन ये है कि जो ये लेयर होती है इसमें एक और महत्वपूर्ण लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर की खासियत ये है एटमॉस्फेयर, इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ऊंचाई के साथ साथ फिर इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना भी शुरू हो जाता है और इस लेयर को क्या कहा जाता है, हॉटेस्ट लेयर। हॉटेस्ट लेयर इसको बोला जाता है। सबसे गर्म लेयर यही होती है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ तक कि लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना होती है आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। विभिन्न प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर, जो उसके इर्द गिर्द जो गैसों का एक गोला होता है, एक एनवेलप होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम खास तौर से बात करेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। पृथ्वी का जो हमारा वायुमंडल है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसकी विभिन्न परतों के बारे में हम बात करेंगे और इसकी विभिन्न परतों की कैरेक्टरिस्टिक जो उसके गुण है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं। एक्चुअल में वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक ऐसा गैसों का एक ऐसा गोला होता है जो किसी भी प्लैनेट्स के चारों ओर उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण यानी कि उसकी ग्रेविटी के कारण उसके चारों ओर बंधा रहता है, ठीक है। तो गैसों का एक गोला, इसमें मिश्रण होते हैं विभिन्न गैसों के। खासतौर से पृथ्वी के अगर हम वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर जो है इसके कंपोनेंट्स है, ठीक है। जिसमें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा नियर अबाउट 78% है, वहीं ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21 है, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्गन की तो आर्गन का यहाँ पे मात्रा जो है वो 0.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट जो है 0.04% है, ठीक है। जो ये गैसों का एक गोला है जो पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए है, वो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ये गैस का गोला एक्चुअल में ये पृथ्वी के साथ बंधा हुआ है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हिंदी में कहते हैं, उस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये गैसें पृथ्वी से टाइटली बाउंडेड होती हैं और उसको छोड़ करके नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ये है मेन उसका रीजन। अब आइए समझते हैं कौन कौन सी लेयर है इसमें और उन लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी ये है, अगर ये पृथ्वी माना जाए, ठीक है, तो इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, ऐसे गैसों की एक परत दर परत वो बनी हुई है। और जो इसका जो लेयर है इसका बनाएगी, लेयर का जो आधार है वो टेम्परेचर को ग्राउंड मान करके, टेम्परेचर को बेस मान करके इनके लेयर का निर्धारण किया गया है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि जिस रेंज में, जिस लेयर में टेम्परेचर का वेरिएशन को ही ग्राउंड माना, किसी भी लेयर में टेम्परेचर के वेरिएशन को ही ग्राउंड माना गया और उसी आधार पर ये विभिन्न लेयर बनाई गई है। तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 5 जो है मेन उसमें लेयर होती है। आइए समझते हैं, देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स है। आइए देखते हैं कौन कौन सी परतें जो है हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती है। तो यहाँ मुख्य रूप से 5 जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद ये है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर, चौथा है थर्मोस्फियर और पांचवा है एक्सोस्फियर। ये मेन 5 जो है हमारी लेयर्स है।
अब एक एक करके हम देखते हैं कि एक एक ये जो क्लासिफिकेशन है, पहले ये समझ लीजिए, ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन का बेस जो है वो टेम्परेचर है, मतलब इसमें कुछ एक टेंडेंसी टेम्परेचर की होगी, ठीक है। फिर इस अगली लेयर में कुछ अलग टेंडेंसी होगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने, या टेम्परेचर बढ़ने का जो भी प्रोसेस होगा वो अलग होगा, मेसोस्फीयर में भी। तो कहने का अर्थ ये है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो वर्गीकरण इसका जो किया गया है, उसका ग्राउंड जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होता है ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है। निचली सतह का अर्थ ये है कि पृथ्वी के धरातल के से सटी हुई जो परत होती है वो हमारी होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है, कहने का अर्थ जो इसका विस्तार है पृथ्वी की सतह से लेकर के ऊपर तक, वो इसका एक कांस्टेंट है, इसकी मोटाई नहीं है, बल्कि इसकी पोल पे जो है इसकी मोटाई कम है, और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर इसकी मोटाई इस परत की ज्यादा है, ठीक है। मोटी मोटा ये माना जाता है कि जो पोल्स पे इसकी जो मोटाई है वो 7 किलोमीटर है, और जो इक्वेटर पर इसकी मोटाई है वो तकरीबन 20 किलोमीटर है, ठीक है। आइए समझते हैं इस चीज को, कि जैसे कि हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी का गोला है, ठीक। यहां पे जो हमारा ट्रोपोस्फियर है वो ट्रोपोस्फियर ऐसे कुछ रहता है, ठीक। आप इस चीज को समझिए, ये अगर हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, ठीक है, अगर ये सपोज ये हमारी एक्सिस है, पृथ्वी की एक्सिस है ये, ठीक, ये पृथ्वी की एक्सिस है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक। ये पृथ्वी की एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और ये हमारा इक्वेटर है। 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो इक्वेटर होता है। हमने इसको जो आपको विस्तार पे पिछली कक्षाओं में बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने बताया कि ट्रोपोस्फियर की जो मोटाई होती है वो पोल्स पर, इस परत की मोटाई जो होती है तकरीबन 7 किलोमीटर है, ठीक। और यहाँ पे जो होती है इक्वेटर पर, इसकी मोटाई जो होती है वो होती है तकरीबन 20 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये मोटाई यहाँ ज्यादा क्यों है, यहाँ कम क्यों है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें समझने के लिए हमारे पास ये है कि ये 20 किलोमीटर एक्चुअल में ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये धुरी है, उसी धुरी पर पृथ्वी घूमती है, और जब पृथ्वी घूमती है तो होता क्या है कि इस एक्सिस पर जो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल होता है। जैसे कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर यानी सर्कुलर पाथ पर अगर वो मूव करती है तो बाहर की तरफ एक बल लगता है, वो जैसे हम किसी रस्सी में कोई पत्थर का टुकड़ा बांध करके और घुमाए तो हमें लगेगा कि वो पत्थर का टुकड़ा बाहर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो वो जो काल्पनिक फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स है यहाँ पे, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमना शुरू करती है तो होता क्या है कि इस एक्सिस से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और जब हम इक्वेटर पर आते हैं तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, गैसों के पार्टिकल्स होते हैं, उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो ज्यादा तेजी से काम करता है बनिस्बत यहाँ के। यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल पोल्स पर रहेंगे उस पर उतना तीव्रता का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, जबकि जो इक्वेटर पर रहेंगे गैस पार्टिकल उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसकी वजह से ये पुल ज्यादा बाहर की तरफ ये खिंच जाएगा और इसका विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मोटाई बढ़ेगी। इसका एक रीजन और है कि पोल पर जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ग्रेविटेशनल हमने फिजिक्स में हम शायद आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में ये है
कि जो पोल्स होते हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी तेज लगता है और इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कम होता है। तो इक्वेटर पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा तो वो गैसों के गोले को, सारी गैसों के पार्टिकल्स को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाएगा, कम खींच पाएगा, इसलिए वो क्या होंगे, बाहर की तरफ खिंच जाएंगे और ये एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है जो ट्रोपोस्फियर है उसकी मोटाई पोल्स पर कम क्यों होती है और इक्वेटर पर ज्यादा क्यों होती है, ये हमने आपको यहाँ क्लियर कर दिया 2 पॉइंट लेकर के। ठीक है, यहाँ पे जो भारत में है, भारत के ऊपर जो है वो इसकी मोटाई जो है वो कितना है, लगभग 16 किलोमीटर है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर की जो भारत के ऊपर ऊंचाई है वो लगभग 16 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो रही इसकी थिकनेस की बात। आइए समझते इसका टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर पर इसके क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, टेम्परेचर में ग्रेजुअली फॉल होता जाता है और जो फॉल है वो कितना है, गिरावट जो कितना है 165 मीटर की ऊपर जाने पर टेम्परेचर में जो गिरावट है वो 1 डिग्री की होती है। ठीक है, 165 मीटर जब हम सतह से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री कम, मतलब उसकी गिरावट आ जाएगी। इसी तरीके से और 165 ऊपर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री की गिरावट आएगी। इस तरीके से ग्रेजुअल फॉल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। इसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। इसको बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है, ये जो गिरावट है इसको बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ लॉजिक को समझिए कि इसमें ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्यों घटते चला जाता है। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक जो हीटिंग है, यानी वायुमंडल जो गर्म होता है वो सूर्य की डायरेक्ट किरणों से कम होता है, बल्कि पृथ्वी से जो परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, उसकी वजह से ये ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, होता क्या है कि पृथ्वी तेजी से गर्म होती है जब सूरज से किरणें आती हैं तो वो पृथ्वी के धरातल से टकराती हैं और उसको गर्म करती हैं। उससे गर्म होने से वापस से जो रिफ्लेक्ट यहाँ से गर्मी निकलती है वो क्या करती है, इससे सटे हुए गैसों को गर्म करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो नीचे जो टच में रहेंगी हवाएं वो ज्यादा गर्म रहेंगी और उसके बनिस्बत ऊपर जैसे जैसे चले जाएंगे वहां पे हवाओं की वहां पे टेम्परेचर में गिरावट आएगी, उतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाएंगे। ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, जो भी मौसमी घटनाएं हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो स्टार्म हो, जो भी हलचल होती है मैक्सिमम इसी ट्रोपोस्फियर में घटनाएं होती हैं। रेनफॉल की घटना हो या फिर स्टार्म आती हो, जो भी आंधी वगैरह आती है, सारी घटनाएं जो भी हलचल है वो वो ट्रोपोस्फियर में ही हमको देखने को मिलती है। ये तकरीबन 7 किलोमीटर पोल्स पे और 20 किलोमीटर का जो विस्तार है इक्वेटर पर, इसके ऊपर जाने पर यहां से क्या होता है, एक पतली परत होती है इसके बीच, जिसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोपॉज, जैसे पॉज आप जानते हैं कोई चीज को रोक देना, ठीक है, पॉज कर देना। ठीक, इसी तरीके से ट्रोपोपॉज का मतलब है यहाँ ट्रोपोस्फियर की लिमिट हो गई, इसके बाद कोई ट्रोपोस्फियर नहीं होगा, फिर अगली लेयर शुरू हो जाती है। ठीक है, ये टेम्परेचर जो फॉल है, गिरावट है टेम्परेचर, वो गिरते इसमें जाकर के कांस्टेंट हो जाती है और लगभग वो -58 डिग्री के आसपास ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जो होता है वो -58 डिग्री के आसपास ट्रोपोपॉज होता है। तो ट्रोपोपॉज कह सकते हैं एक ट्रांजिशन स्टेज है, एक ट्रांजिशन लेयर है, कहाँ पे, बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर की जो परत है वो स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे ट्रोपोस्फियर क्या होता है। ट्रोपोस्फियर जो हमने बताया मोटी मोटा वो सारी चीजें, उसके पास वहां एक पतली लेयर होती है जो कि कह सकते हैं कि ट्रांजिशन वाली लेयर होती है, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड लेयर शुरू होती है स्ट्रेटोस्फियर।
आइए समझते हैं स्ट्रेटोस्फीयर किसे कहते हैं। दूसरी जो हमारी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। जो पिछला हमने पढ़ाया है ट्रोपोस्फीयर, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, इसको कहते हैं समताप मंडल। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका विस्तार जो है वो कहाँ है, इसका एक्सपेंशन कहां तक है, इसका एक्सपेंशन कहां तक है ये देखते हैं, ठीक है। ये जो है ट्रोपोपॉज के बाद, ठीक है। ट्रोपोपॉज एक बहुत पतली लेयर है, तो इसलिए आप सिंपली मानिए कि लगभग हमने कितना बताया था, 7 किलोमीटर पोल्स पे ट्रोपो और 20 किलोमीटर तकरीबन इक्वेटर पर। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे 13.5 के आसपास, या 13 ही मान लीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि लगभग 13 किलोमीटर के बाद जो पृथ्वी की सतह है, इसके 13 किलोमीटर के बाद से स्ट्रेटोस्फीयर की परत हमारी शुरू हो जाती है। इस स्ट्रेटोस्फीयर का जो विस्तार है वो 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के बाद 13 किलोमीटर तक जाएंगे और उसके बाद से वो स्ट्रेटोस्फीयर की परत हमारी शुरू हो जाती है और वो 50 किलोमीटर तक उसका विस्तार है, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि इसमें ऊंचाई पे बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट नहीं बल्कि उछाल आता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। आइए समझते हैं इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों यहां टेम्परेचर बढ़ता है। एक्चुअल में जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के तकरीबन 13 किलोमीटर तक तो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर 13 किलोमीटर, और यहां से हमारा विस्तार होना शुरू हो जाता है। ये तकरीबन ये जो है ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ती जाए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसका रीजन ये है कि जो ये लेयर होती है इसमें एक और महत्वपूर्ण लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर की खासियत ये है कि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके मानव को क्या करती है, इस हानिकारक किरण से, उसके दुष्प्रभाव से हमको बचाती है, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि ये जो खतरनाक किरणें अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक लेयर है उसको ओजोन लेयर कहते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का जो विस्तार है वो 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर, 15 to 35 किलोमीटर तक इसका एक्सपेंशन है। और इस उसमें जो है क्या होता है कि जैसे जैसे वो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से आती है तो इसी लेयर में वो ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। और बंद होने के साथ साथ उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ऊंचाई में हम बढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वहां पे क्या होगा कि ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा टेम्परेचर बढ़ने की बात। इसमें एक और महत्वपूर्ण ये चीज है कि ये बहुत शांत लेयर है, ठीक है। बहुत शांत लेयर है, इसलिए इसमें एरोप्लेन वगैरह इसी लेयर में चलते हैं। इसमें मौसमी घटनाएं मतलब नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। तो इसलिए एरोप्लेन वगैरह के चलने के लिए सबसे सुगम जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन वगैरह चलते हैं। एक्चुअल में जो ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हमारी, उसका विस्तार जो है हमने बताया 15 से लेकर 35 किलोमीटर के आसपास तक होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद और कहीं ओजोन नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर के अलावा मेसोस्फीयर में भी कुछ ओजोन की मात्रा पाई जाती है और नीचे वाले लेयर यानी कि ट्रोपोस्फीयर में भी कुछ ओजोन की मात्रा पाई जाती है। इस लेयर में 90% जितनी भी है ओजोन, उसका 90% इसमें ही पाई जाती है, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत में ही ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक। तो और भी लेयर में पाई जाती है, बट ये क्या है कि इसमें कंसंट्रेशन इसके बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या है एक अलग लेयर मान लिया गया है, ओजोन लेयर, ठीक है। इसका 15 to 35 किलोमीटर तक एक्सपेंशन है इसका, ठीक है।
इसमें जहां पर ये स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है वहां पे, जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। एक लेयर आती है ऊपर जिसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। ये जो लेयर है स्ट्रेटोपॉज, ये स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में ट्रांजिशन लेयर का काम करती है, ठीक। ये एक ट्रांजिशन लेयर होती है जहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा होता है वो अचानक से कह लीजिए या धीरे धीरे कह लीजिए, वहां पे आकर आते आते वो रुक सा जाता है, वहां कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटोपॉज, ठीक। अब आइए अगली लेयर हम देखते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, वो इसका जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 85 किलोमीटर, 50 to 85 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। मेसोस्फीयर जो हमारी है वो स्ट्रेटोस्फीयर के बाद इसका नंबर आता है। स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारा है उसका एक्सटेंशन जो हमने बताया लगभग 13 किलोमीटर के बाद से 50 किलोमीटर तक होता है, वहां पर वो समाप्त हो जाती है। उसी बीच में पतली सी एक लेयर होती है जिसको हम इस स्ट्रेटोपॉज कहते थे, उसके बाद से हमारा मेसोस्फीयर शुरू होता है जिसका विस्तार 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो ये कोई हो गया 50 किलोमीटर, ठीक, 50 किलोमीटर, और यहां के बाद से 85 किलोमीटर तक, यानी 85 किलोमीटर तक यहां तक, यानी इस बीच का जो डिफरेंस है वो 35, यानी इसका विस्तार जो है वो, ये मोटाई जो है ये 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के आसपास की इसकी मोटाई होती है। यहाँ पे फिर वही सेम चीज होती है कि टेम्परेचर ऊंचाई के साथ साथ घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है जैसे कि ट्रोपोस्फियर में होता था। ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटता था, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में इसका उल्टा हुआ, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर वहां पे बढ़ना शुरू हो गया था। उसके पीछे का जो कारण हमने बताया था ओजोन लेयर बताया था। इसमें इस तरह की कोई लेयर नहीं है, इसलिए इसके पुणे में इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। और इस लेयर को सबसे ठंडी यानी कोल्डेस्ट लेयर भी कहा जाता है। कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी परत इसको कहा जाता है। एटमॉस्फेयर की अगर पूछा जाए सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो वो होती है हमारी मेसोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फीयर में जो होता है ऊंचाई के साथ साथ जाने पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन 80 किलोमीटर के ऊपर तक जब पहुंचते हैं तो टेम्परेचर -100 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है। -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। ऊंचाई के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर घटता है और लगभग 80 से 85 के बीच में जब हम पहुंचते हैं तो इसका टेम्परेचर घट करके -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसीलिए इस लेयर को क्या कहा जाता है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इसको बोला जाता है, ठीक है। मेटियोर्स जो होते हैं इनकी जो घटनाएं होती है जलने की, मेटियोर्स के जलने की जो घटनाएं होती है इसी मेसोस्फीयर में ही होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक कह लीजिए कि एक गोला होता है जो जिसमें जो डस्ट वगैरह का बना होता है, वो जब इस लेयर में पहुंचता है ऊपर से वायुमंडल से, बाहरी वायुमंडल से, तो इसमें आने के बाद इसमें इतनी तेजी से फ्रिक्शन होता है अगल बगल की गैसों से कि ये बर्न हो जाता है, ठीक है। तो मेटियोर्स की जो घटना होती है वो मेसोस्फीयर में होती है। आइए देखते हैं अगला स्फीयर जो है, इसमें एक है, फिर ये एक ऊंचाई के बाद ये लगभग 85 पर ये समाप्त हो जाती है। यहां पे आने के बाद मेसोपॉज आ जाता है, मेसोपॉज। मेसोपॉज फिर वही सेम चीज है कि यहाँ पे जैसे टेम्परेचर मेसोस्फीयर में घटना शुरू होता था ऊपर की तरफ,
फिर मेसोपॉज के आसपास पहुंचने पर क्या होता है, टेम्परेचर में जो गिरावट होती रहती है वो रुक जाती है और टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट हो जाता है मेसोपॉज। ठीक है, ये तकरीबन 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का जो एक्सपेंशन है, आइए देखते हैं थर्मोस्फीयर का जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है, 80 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और उसके बाद से 80 से ये हमारा थर्मोस्फीयर शुरू हो जाता है और 400 किलोमीटर के आसपास तक ये जाकर के ये समाप्त होता है थर्मोस्फीयर। इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ऊंचाई के साथ साथ फिर इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना भी शुरू हो जाता है और इस लेयर को क्या कहा जाता है, हॉटेस्ट लेयर। हॉटेस्ट लेयर इसको बोला जाता है, सबसे गर्म लेयर यही होती है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ तक कि लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना होती है आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैसों का आयनाइजेशन होता है। ठीक है, उसमें आयनाइजेशन होने का कारण क्या, आइए इसको समझते हैं। इसमें आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं फोटो आयोनाइजेशन। इसको बोलते हैं फोटो आयोनाइजेशन। होता क्या है कि सूर्य की किरणें जब आती हैं तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर ऊंचाई के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ता है और इसमें जो है एक चीज ये होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पे चूंकि डेंसिटी जो है, तो हवा की डेंसिटी जो गैसों की है वो बहुत रेयर है, डेंसिटी यानी कि बहुत कम है। तो जो सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ती हैं तो उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं एक तरीके से चार्ज हो जाते हैं, उसमें एनर्जी हो जाती है, वो मूवमेंट तेजी से करना शुरू करते हैं और टेम्परेचर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ता है। और चूंकि यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर रहते हैं तो एक दूसरे से टकराते नहीं है, और जब टकराएंगे नहीं तो उनकी एनर्जी भी लॉस्ट नहीं होगी, तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो एक दूसरे के एक तरीके से पूरक के तौर पर कि एनर्जी भी नहीं कम होती है, मूवमेंट भी ज्यादा होती है। तो मूवमेंट ज्यादा होने से फिर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जाता है और सूर्य की किरणें जब इसमें पड़ती हैं टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, तो गैसें जो होती है वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या होता है, फोटो आयनाइजेशन इसको बोलते हैं। यानी फोटो का मतलब सूर्य की किरणें, जिनको फोटॉन्स उसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से इसका आयनाइजेशन होता है, तो फोटो आयनाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो थर्मोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर में एक चीज और होती है, यहाँ पे जो यहाँ पे आयनाइजेशन होता है तो आयन की एक लेयर होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए एक जो परत बनती है उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर बोलते हैं उसको। ठीक है, आयनोस्फीयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये थर्मोस्फीयर में होती, ये हमारी मेसोस्फीयर में भी इसका विस्तार है और एक्सटर्नल जो हमारा एक्सोस्फीयर वाला आउटर स्पेस वाला जो पोर्शन है उसमें भी इसका कुछ विस्तार रहता है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आयंस की रहती है, इसलिए यहाँ पे एक परत जो होती है आयनोस्फीयर की परत होती है। ठीक है, इसी आयनोस्फीयर की परत से जो हमारे यहाँ पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स जाती हैं जैसे कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, तो वो सारी वेव्स यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के एक तरीके से हमको कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में हेल्प करने वाली जो परत है उसको आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर की परत ही हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, जितने भी स्टेशंस हैं, जो स्पेस स्टेशंस जो होते हैं वो स्पेशली इसी लेयर में एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस जितने भी हैं सब इसी जो परत है थर्मोस्फीयर की परत, इसी में वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और जो लोअर ऑर्बिट की सैटेलाइट्स होती है वो मोस्टली इसी परत में वो चक्कर करना शुरू करती हैं, ज्यादातर इसी में होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रही। अब इसमें एक और
घटना, महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको बोलते हैं ऑरोरा। ऑरोरा की घटना जो होती है, इसमें होता है कि आप कभी कभी देखते होंगे कि आकाश में जो है वो एक कलरफुल लाइट्स प्रोड्यूस होती है और एक रेज की तरह चलती है। उसकी घटना जो होती है वो इसी लेयर में, थर्मोस्फीयर में ही होती है, ठीक है। और ऑरोरा की घटना जो होती है वो थर्मोस्फीयर में होती है, ठीक। आइए अगला देखते हैं। पांचवी और अंतिम परत है उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इसी परत के बाद जो है वो हमारा आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका विस्तार जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर के बाद से 400 किलोमीटर के बाद से तकरीबन 10,000 किलोमीटर, ये इसका विस्तार है। 400 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर, और कहीं कहीं तक आया है कि 10,000 से भी आगे लगभग इनफाइनाइट तक इसका एक्सपेंशन है। बट मोटी मोटा आप ये समझिए कि 400 किलोमीटर से लेकर के इसका जो विस्तार है वो 10,000 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर जो होता है वो एयर की डेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, यानी जो गैसें होती हैं वो बहुत संघनित गैसें नहीं होती हैं, बल्कि बहुत रेयर गैसें होती हैं, और उसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पे आने के बाद बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल पुल के से कंट्रोल कम होते हैं, वो फ्री होते हैं और दूर दूर तक फैले रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। ये जो एक्सोस्फीयर है इसकी जो फाइनल जो आउटर बाउंड्री है, यानी कि जहां तक हमारा एक्सोस्फीयर एग्जिस्ट करता है, उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ से सपोज अगर हमारा ये शुरू होता है एक्सोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो एक पतली सी परत कह लीजिए कि लास्ट वाली परत जो 10,000 किलोमीटर के आसपास की जो परत होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर, यहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स ही सिर्फ एक्टिव रहती हैं, बाकी जो है ग्रेविटेशनल पुल तो काफी वीक हो जाता है। और इसी मैग्नेटोस्फीयर के बाद हमारा आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, और आउटर स्पेस में फिर दूसरे प्लैनेट्स के भी जो है वो एक तरीके से उससे आगे बढ़ते हैं जब हम, तो दूसरे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स और उनके वायुमंडल फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी हमारी 5 लेयर्स में हमने एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया। इसमें कुछ चीजें जो है थोड़ी बहुत अगर मिस हुई होंगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनको क्लियरिफाई कर दूंगा, क्योंकि वहां पे हम पढ़ने वाले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कौन कौन सी गैसों का समूह जो है वो मिल करके इस एटमॉस्फेयर बना किनसे, और फिर उनके क्या क्या फायदे हैं। इन सारी चीजों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।